पांच की पड़ताल देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि नीति आयोग और इससे पहले योजना आयोग आप बहुत सुन रहे हैं। आज ममता बनर्जी बड़ी नाराज हो गई। एक बड़ी मांग भी उन्होंने उठा दी। उन्होंने कहा नीति आयोग को भंग करो, फिर से योजना आयोग को लेकर आओ। कल भी हम पैनल पर जब बात कर रहे थे तो विपक्ष के कई प्रवक्ताओं की इस तरह की मांग रही थी। तो नीति आयोग, योजना आयोग, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, विपक्ष का विरोध आखिर क्या है, उन्हें नीति आयोग से परेशानी क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। विरोध का एक तरीका ममता बनर्जी का भी देखने को मिला। एक तरीका आपने देखा कि कांग्रेस, स्टालिन और अन्य जो विपक्षी दल थे वो गए ही नहीं बैठक में, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। ममता बनर्जी गई जरूर, लेकिन जाने के बाद उन्होंने वहां पर विरोध कर दिया। नीति आयोग को भंग करने की बात कही, फिर कहा माइक बंद कर दिया गया, बाहर निकली, अपमान का आरोप लगाया, पश्चिम बंगाल की अनदेखी का आरोप लगाया। तो उनका भी एक तरीका था, यानी वो शामिल हुई और वहां पर जाकर विरोध किया। तो इसको भी समझेंगे, क्या रणनीति रही और किस तरह से विपक्ष में अलग अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की नवी गवर्नर काउंसिल की बैठक हुई है और इसके दौरान ये सब हुआ है। नीति आयोग की बैठक का उद्देश्य देश के विकास की योजनाओं पर चर्चा करना था और इसे विकसित भारत 2047 की थीम पर आयोजित किया गया था, जिसका विपक्षी पार्टियों की ओर से, जो विपक्षी पार्टी शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी। बैठक के दौरान बोलने के लिए पर्याप्त समय न दिए जाने और माइक बंद करने का आरोप लगाकर ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट कर दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। ममता ने उन्हें जानबूझकर अपमानित करने का आरोप भी लगाया है। वहीं इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि ममता बनर्जी के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। उन्हें बोलने के लिए निर्धारित समय मिला था, लेकिन उन्होंने बाहर निकलने के लिए बहाना बनाया। नीति आयोग की बैठक में हुए विवाद के बाद अब नीति आयोग और योजना आयोग को लेकर बहस छिड़ गई है। आपको बता दें, 2015 में योजना आयोग की जगह पर ही नीति आयोग का गठन किया गया था। ममता बनर्जी ने आज मांग की है कि नीति आयोग के बजाय फिर से योजना आयोग बनाया जाए। अब ये इस तरह की मांग क्यों हो रही है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सबके लिए भी आपको कहना है कि अब 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। मैंने जो बोलना एक में बोला है, उसका बाद में बस मैं माइक स्टॉप कर दिया। आप छोड़कर आ रहे हैं और 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं एक ही लाया, लेकिन डॉक्टर लोगों को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the thing which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all Chief Ministers, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true, and it is unfortunate. ये रणनीतिक भी लग सकता है। नीति आयोग को थोड़ा समझा भी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको। ये ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। नीति आयोग की जो बैठक हुई है, इसमें विकसित भारत 2047 में कैसी तस्वीर होगी, इसको लेकर बातचीत हो रही थी। पेयजल की पहुंच हो, मात्रा और गुणवत्ता की बात हो, खासतौर पर पेयजल पर बड़ा फोकस रहा है। साथ ही साथ बिजली पानी, दो बहुत ही मूलभूत बातें हैं जिनको लेकर योजनाएं बनाई जाती हैं। और स्वास्थ्य फिर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसको लेकर किस तरह की योजनाएं होनी चाहिए तमाम राज्यों में। फिर स्कूली शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण बात है, इसकी पहुंच कहां तक है, किस तरह की क्वालिटी गुणवत्ता है, भूमि और संपत्ति की पहुंच, रजिस्ट्री का डिजिटलाइजेशन
कार्यक्रम, ये भी एक मुद्दा है, बहुत लंबे समय से ये मुद्दा उठता रहा है। तो नीति आयोग की बैठक का ये एजेंडा रहा था और इन्होंने, ये जो दल दिख रहे हैं आपको, इन्होंने विरोध किया था, पहले ही बहिष्कार कर दिया था। कांग्रेस, डीएमके और आम आदमी पार्टी के साथ साथ लेफ्ट जो है, उन्होंने ये कहते हुए कि बजट में हमारे राज्यों की या विपक्ष शासित राज्यों की अनदेखी की गई है, हम नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। नीति आयोग नीतियों और योजनाओं के लिए सलाह देता है, यहाँ पर मंथन किया जाता है और इसीलिए राज्यों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। 2015 में ये योजना आयोग की जगह पर बनाया गया था। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी आए थे। नीति आयोग का काम विकास योजनाओं को बनाना और उन पर नजर रखना है, उनको सुपरवाइज करना भी है। विकास के लिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का काम कर, कम्युनिटी को साथ में लाना है, देश के विकास में राज्यों के योगदान को भी तय करने का काम जो है नीति आयोग का होता है। योजना आयोग का भी कुछ कुछ काम इसी तरह था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। राज्यों और यूनियन टेरिटरी के सीएम चीफ सदस्य होते हैं, इसीलिए इनकी सबकी साझा बैठक होती है, सबको बुलाया जाता है और अलग अलग राज्यों के विषय में बात की जाती है। नीति आयोग 3 टाइम पीरियड टर्म पर काम करता है। योजनाओं के लागू करने से लेकर उसके रिव्यू तक का पीरियड होता है, यानी कौन सी योजना है, कितने, इसमें पहला 3 साल का एक्शन एजेंडा टर्म होता है और फिर इसके बाद में दूसरा 7 साल का मिड टर्म स्ट्रैटेजी प्लानिंग होता है। आपको याद होगा पहले पंचवर्षीय योजना आयोग जो है वो 5 साल की योजनाओं के हिसाब से चलता था। ये नीति आयोग के टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। विकास में राज्यों के योगदान को सुनिश्चित करना। तीसरा जो इसका टर्म आता है वो 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट टर्म होता है, यानी लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो नीति आयोग की तरफ से। ये योजना आयोग की बात करें तो ये पहले अभी तक चला आया था। 1950 में स्थापना हुई थी। नेहरू युगीन योजना आयोग की प्रकृति केंद्रीयकृत थी, यानी सेंटर के पास ज़्यादा शक्ति थी। ये देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने का काम करता था, जिस तरह नीति आयोग योजनाएं बनाता है। योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। आपको याद होगा पंचवर्षीय योजना शब्द बड़ा चलता था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे, जिस तरह अभी होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी पदेन अध्यक्ष वही होते हैं। तो ये योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारियां हैं। योजना आयोग का काम का तरीका आपके सामने है। मुख्यमंत्रियों से सलाह जो है वो ली जाती थी, सुझाव देना चाहते थे तो वे विकास समिति को दे सकते थे। सीधे अगर कही जाए तो वो बात नहीं रखते थे। समीक्षा के बाद योजना आयोग को ये सलाहें पहुंचाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। देखिए ये जानकारियाँ आपके सामने आती रहेंगी। मैं चाहूँगा दर्शकों से भी निवेदन है कि आप इन चीज़ों को अवश्य पढ़ें, योजना आयोग, नीति आयोग को अवश्य समझें। और मेरे साथ देखिए 2 बहुत ही बढ़िया मेहमान इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। बढ़िया इसलिए क्योंकि दोनों ही बहुत मुखर वक्ता हैं, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। राकेश शेट्टी साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस और एसएन सिंह साहब बहुत ही सीनियर लीडर हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। दोनों के साथ में इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। शेट्टी साहब, शुरुआत आपसे, क्योंकि मुद्दा यहां से आया है। ये अचानक से अब जो ममता बनर्जी का एक स्टैंड आया, और मैं 2 चीजें कहूंगा। एक तो ये कि विरोध का एक ये भी तरीका है कि आप शामिल होइए। देखिए उनका विरोध अकेले होते हुए भी बड़ा विरोध बन गया, बहिष्कार करने वालों से ज्यादा बड़ा विरोध बन गया ममता बनर्जी का। और थी भी यही स्ट्रैटेजी कि जाकर विरोध करो। तो पहला तो ये कि जाकर विरोध किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता बहिष्कार करने के बजाय। और दूसरा फिर ये नीति आयोग, योजना आयोग, इसको लेकर आप लोगों का स्टैंड क्या है, यानी कांग्रेस का स्टैंड? देखिए आज नीति आयोग की मीटिंग थी। जैसे हम जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किसी भी चीज जो कांग्रेस ने जिसकी शुरुआत की हो, और ना कांग्रेस को ना जवाहरलाल नेहरू जी को क्रेडिट देना चाहते। किसी को प्लानिंग कमीशन कहते थे। नेहरू जी के समय पे जो 5 इयर्स 10 इयर्स प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, इसका नाम बदल के इन्होंने नीति आयोग करके नाम दिया। आपको याद होगा कि जब एक फेडरल स्ट्रक्चर चलता है तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। हमने देखा 2 दिन पहले बजट के साथ क्या हुआ। महाराष्ट्र, मुंबई जैसे शहर जो आज सबसे ज्यादा जीएसटी देता है, मुंबई इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरता है, ऐसे होने के बावजूद हमें बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया। एक बात मैं कह रहा हूँ, ये अच्छा होता। प्रधानमंत्री जी अगला 5 साल तक सरकार चलाना चाहते हैं। आज आपने सबसे ज्यादा बजट तमिलनाडु को भी दे दिया और बिहार को भी दे दिया। मैं ये जरूर मानता हूँ कि ये राज्यों को बिल्कुल मिलना चाहिए। आंध्र प्रदेश आप कहना चाह रहे हैं, शायद तमिलनाडु में वो राज्यों को भी ध्यान देना चाहिए। आप आंध्र प्रदेश शायद कहना चाह रहे हैं? मैं आंध्र प्रदेश और बिहार की बात कर रहा हूँ, मगर वो राज्यों को भी देखना चाहिए जिनका पॉलिटिकली उतने एमपीज नहीं है। आपका जयोजयत ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ सरकार चलाने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां के एमपी की आपको जरूरत है, वहां के नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की आपको जरूरत है। आपको सिर्फ उन पे फोकस किया
पहले हम देखते थे कि गुजरात मैं की तरफ शेट्टी आपका साहब इस पर फोकस बात जाता करूंगा था। क्योंकि काफी बात हुई है, ऐसा नहीं कि ये मुद्दे नहीं उठे, काफी उठे हैं। मेरा भी प्रश्न नीति आयोग और योजना आयोग को लेकर है। नीति आयोग जहां पर मुख्यमंत्री आकर अपनी बात को रख सकते हैं, निर्धारित समय ही सही क्यों ना, योजना आयोग जहां पर सीधे सीधे बात नहीं रखी जा सकती थी। नीति आयोग एक तरीके से एडवांस वर्जन आया योजना आयोग का। नीति आयोग से अभी दिक्कत की बात जो ममता बनर्जी कह रही है, उस पर आपका स्टैंड क्या है कांग्रेस का? देखिए देखिए, सबसे पहली बात, वो सब सब कुछ बेहतर है। मोदी जी इस देश में जब से 2014 में आए प्रधानमंत्री बनके, वो जो भी किए, पहले के सरकारों ने तो कुछ किया ही नहीं। जो किया नरेंद्र मोदी जी ने किया, यही मानना है। और वो जो भी करते, जैसे नीति आयोग ने ही लाया था स्मार्ट सिटी, नीति आयोग ने लाया था कि हर सांसद जो है एक एक गांव को दत्तक लेगा। वो रोल मॉडल बनने वाले थे। हमने 2019 में भी इंतजार किया, 24 के चुनाव में भी इंतजार किया कि ये 100 स्मार्ट सिटी कहाँ पे है, या ये जो गांव की बात कर रहे थे, कुछ प्रधानमंत्री नहीं दिखा पा रहे। जो नीति आयोग ये कहती थी कि मॉडल गांव बनेगा, प्रधानमंत्री जी बनाएंगे, हम तो चाहते थे कि पर आप प्रधानमंत्री जी आप लोग इंटरव्यू। जाते और वहां पर ये बात रखते, आपके मुख्यमंत्री तो ज्यादा अच्छा नहीं होता बनिस्बत इसके कि हम इसको बाद देखिए, में। आप तो खुद इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा पार्लियामेंट में हमारी माइक बंद किया गया। आज ममता बनर्जी जो कह रही है, यही बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ होता। ममता बनर्जी आज नहीं नहीं, उनका तो एक कलकत्ता से स्पष्टीकरण, दिल्ली खैर आई, देखिए निर्मला सीतारमण जी ने खुद दिया। उन्होंने कहा एक निर्धारित समय था, उससे ज्यादा आपको बोलना है, आप ज्यादा समय के लिए बोलना चाहते हैं तो उसके अपने प्रावधान होते हैं। नीति आयोग की एक बैठक चल रही है। डॉक्टर प्रवीण जी, मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपके कार्यक्रम में 2-3 घंटा ट्रैवल करके आया और वहां के मुख्यमंत्री को आप 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय नहीं दे सकते, इसका मतलब क्या है? तो आपको तो देना चाहिए था। वो कितना बात करती, 5 का 10 मिनट बात करती। ठीक है, मगर मुझे वो जो भी आपकी बात ओवरऑल करती है, पश्चिम बात, बंगाल मुझे बात ऐसे के समझ लोगों में के आई लिए शेट्टी मांगता साहब कि आप लोगों का डिसीजन ठीक रहा। आपका बहिष्कार का डिसीजन, आप उस स्टैंड पर कायम है। नीति आयोग से आपको बहुत सारी दिक्कतें, थोड़ा डिटेल में भी उसको समझेंगे क्योंकि नीति आयोग योजना आयोग, इसका फर्क जब तक लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक कोई बात नहीं बन पाएगी। लेकिन सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि एक तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, और देखिए ममता बनर्जी की रणनीति और जरा 2 कदम आगे निकली। बाहर बैठने के बजाय वो वहां आकर विरोध कर गई और ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। अब नीति आयोग को लेकर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, योजना आयोग दोबारा लाओ ये कह रहे हैं। नीति आयोग कैसे बेहतर योजना आयोग से, और ये जो आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहा है, इन दोनों पर मैं आपकी बात चाहूंगा। दोनों पे देखिए, पहले प्रवीण जी एक कौवे गिलहरी की कहानी पढ़ाई जाती थी 5वीं कक्षा में। तो कौवे का काम क्या होता था वो भी सब लोगों ने पढ़ा, और गिलहरी का कार्य होता है परिश्रम करना और अपने लिए कार्य करना। बाद में कौवा काव काव करता रहता है। तो निश्चित तौर पे जो मीडिया के ध्यान आकर्षण के लिए कुछ लोग अपना नाटक जारी रखें, और इससे भी एक कदम आगे जाऊंगा प्रवीण जी, विरोध अभी थोड़े न कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जन्म ही भारत के विरोध के लिए हुआ है, भारत के समर्थन के लिए नहीं हुआ है। उस समय बाल लाल पाल का विरोध किए, आगे चल के सुभाष चंद्र बोस जी का विरोध किए, और उससे भी आगे चल के जब देश आजाद हो जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर जी का विरोध किए। आज जो है जब भारत का पार्लियामेंट बन रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर रहे हैं, G20 का विरोध कर रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति जो सबकी राष्ट्रपति हो जाती हैं, उनका अगर अभिभाषण प्रस्ताव होता है तो उसका विरोध करते हैं। मैं प्रवीण जी एक चीज पूछना चाहता हूं, आप बताइए, कोई भी सरकार जो भारत में चुनी जाती है वो संवैधानिक व्यवस्था के नाते चुनी जाती है अपने मन से? अपने मन से होता तो कुछ भी हो जाता। लेकिन ये जो भ्रम जाल फैलाकर 2-4 सीटें अधिक पा जाने के नाते, वो जॉर्ज सोरोस वाली जो बात थी ना कि भारत को तो हम पैसा खर्च करके सरकार बदलवा देंगे, तो मुझे लगता है कि वो पैसा कुछ लोगों ने लिया है जिस नाते भारत का विरोध कर रहे हैं। प्रवीण जी, आप एक चीजों को समझिए, अगर लोकतांत्रिक एक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार चुन गई वो अपना कार्य करेगी, विपक्ष अपना कार्य करेगा, लेकिन मर्यादित तरीके से सड़क से लेकर और संसद तक वो मर्यादित तरीके का आचरण दिखाने का कार्य करेगा कि नहीं? ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं अकेली हूं जो विपक्ष की तरफ से आवाज रख रही हूं, मुझे बोलने का अवसर दे, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए था। प्रवीण जी देखिए, यही झूठ होता है ना प्रवीण जी। 108 बार देश का संविधान कौन बदला? कांग्रेस पार्टी बदली। चूंकि संवैधानिक ताने बाने में ये व्यवस्था है कि अच्छी चीजों के लिए बदला जाता है, हालांकि उन्होंने तो अपने लिए बदला। लेकिन झूठ क्या बोले चुनाव में कि बीजेपी संविधान बदल देगी। आज निर्मला जी ने कहा सबका समय निर्धारित होता है, उस पर उनका कोई कमेंट नहीं है।
अगर एसएन सिंह के लिए, डॉक्टर प्रवीण जी के लिए, राकेश शेट्टी के लिए समय निर्धारित है कि आपको 10 मिनट बोलना है तो 11 मिनट नहीं होता, घंटी बज जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप आइए, अपनी बात को कहिए। आज कोई ऐसा कानून तो बन नहीं रहा है कि जो आपके यहाँ लागू होगा। इसमें होता क्या है आदरणीय प्रवीण जी, कि सभी राज्य ये सुझाव देते हैं, बताते हैं कि हमारे राज्य में किन कारणों की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसका लाभ दूसरे राज्य भी ले सकते हैं। क्योंकि सब लोग तो भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे ना, लेकिन प्रवीण जी भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचना है आपको। इधर 10 सेकेंड एक दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। इस समय चल क्या रहा है? इस समय चल ये रहा है कि संदेश खाली में कोई बात होगी तो हम नहीं बोलेंगे, दूसरे जगह होगी तो बोलेंगे। हम हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे, दूसरे धर्म की जाति की बात नहीं करेंगे। दिल्ली में किसानों की बात करेंगे, कर्नाटक में किसान की बात नहीं करेंगे। हम जब हिमाचल में जीत जाएंगे तो लोकतंत्र ठीक है, हम पाकिस्तान में जाके इस बात की दया की भीख मांगेंगे कि मोदी जी को हटाना है, इस नाते पाकिस्तान और जोर शोरों से हमारी मदद कर दे। तो मुझे लगता है प्रवीण जी ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। जी देखिए राकेश जी, अगली एक बात तो स्पष्ट है, राकेश जी एक बात तो स्पष्ट है कि क्या विरोध के लिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, जनता की आवाज विपक्ष को इसीलिए कहा जाता है, लेकिन हर चीज का विरोध होगा क्या? पहली चीज तो ये, और दूसरी बात ये कि योजना आयोग को नीति आयोग से आप कैसे बेहतर पाते हैं, थोड़ा सा समझाइए भी दर्शकों को। देखिए सिंह साहब वरिष्ठ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और ज्ञान देते देते वो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान तक। मुझे वो जरा कृपा करके बताइए कि कौन गया था पाकिस्तान केक खाने नवाब शरीफ के बर्थडे का अरे आप मत बिना जाइए बुलावा? ना, चलिए तो ठीक है, वो मैं- चले गए, अब इसको दे- चर्चा को वहां मत ले जाइए। मैं वही मैंने भी नहीं बता रहा टोका हूँ इसलिए। कि ये सच्चाई और इनके बोलने में कितना फर्क है। इनके वो बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे जिन्ना के मजार पे और उनको सेक्युलर कहा था। तो सिंह साहब को सब मैं जानते हो, बता तो रहा हूं, वरिष्ठ प्रवक्ता है। मैं तो बता दूसरी रहा हूं, बात, पाकिस्तान आप भारत जब का ही विपक्ष था, को कॉन्फिडेंस लेकिन में आपने नहीं नहीं स्वीकारा। आप संपूर्ण अरे हम भारत कहाँ को चले अपनी कुर्सी जाएंगे के लिए सिंह नहीं साहब, स्वीकारा। शेट्टी यही साहब, बात कर रहे हैं, कहाँ यही चले बात जाएंगे? हम कर कितनी रहे बार हैं तो बात कर चुके हैं ये आज वाली, कितनी जो बार काम बात कर होता है चुके वही हैं। बात हम भी वही बोलते बात हैं। है। ठीक तो है, विरोध की एक बात मेरा, है, मैंने विरोध आपसे की इसीलिए प्रश्न किया, भाई मेरी भी कुछ भूमिका रहने दीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग आपस में खूब बात करिए, लेकिन शेट्टी साहब मेरा सीधा सवाल है, दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं योजना आयोग को आप लोग कैसे बेहतर पाते हैं। जो लोग सरकार चला रहे, अगर वो विपक्ष की बात सुनते हैं, मानते हैं और उनका सजेशन को कंसिडर अगर किया होता तो आज तमाम विपक्षी दल के जो मुख्यमंत्री है वो जाते मीटिंग में। मगर आपने देखा कि 2024 से पहले पार्लियामेंट में विपक्ष के, क्योंकि सांसदों ने प्रश्न उठाए, 146 सांसदों को सस्पेंड करने का काम किया और धड़ाधड़ कानून पास किया भारतीय जनता पार्टी ने। आप नोटबंदी का ले लीजिए, कितने लोग उसमें लाइन में खड़े होकर 100 से ज्यादा लोग वहां पे शहीद हो गए। आप फार्म बिल देखिए जिसपे डिस्कशन नहीं किया, 700 से ज्यादा किसान की मौत हो गई और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को बाहर आके माफी मांगना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा बिल। तो ये बात नहीं है। अगर आप सही टाइम पे विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते, विपक्ष भी चाहता है कि देश आगे बढ़े, कोई पार्टी आगे बढ़ने की मेरा बात सवाल नहीं तो है। बरकरार है, मगर नीति आयोग के मुकाबिल आपको योजना आयोग क्या बेहतर लगता है जो अभी तक चल रहा बिल्कुल, है? आप जब प्लानिंग करते हैं तो 1 साल का क्यों कर रहे हैं? 5 साल का प्लानिंग करना चाहिए। और सिर्फ नाम बदलने से कोई चीज बेहतर नहीं होता। जो कांग्रेस की योजना है उसी का नाम बदल बदल के भारतीय जनता पार्टी उसको रीफ्रेम कर रही है, रीपैकेजिंग कर रही है। तो ये रीपैकेजिंग का पॉलिटिक्स कम करके, हमने देखा अभी उन्होंने G20 का जब कार्यक्रम हुआ उसके लिए प्रगति ने मैदान के नीचे टनल बनाया, उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, उस पर अभी 770 करोड़ रुपए का फिर से खर्चा होने वाली है। तो क्या नीति आयोग की बात कर रहे हैं? इनके जितने कानून बनाए, कोई अभी अभी इन्होंने इंपोर्ट के लिए, गोल्ड का इंपोर्ट के लिए बात करते हैं, बाकी क्या हुआ? इनकम टैक्स में लोगों को छूट देने वाली थी, उस पर कुछ नहीं बात कर रहे। आज मेरी प्रॉपर्टी अगर मैं 10 साल 20 साल बाद बेचूंगा, ये लोग 12% उसके ऊपर टैक्स लेने वाले, जबकि पहले इंडेक्सेशन का होता था। इंडेक्सेशन मतलब आप प्लानिंग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को और गरीब बनाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, एसएन सिंह साहब, पंचवर्षीय मुझे तो एक ही चीज समझ में आई डिफरेंस की पंचवर्षीय योजनाओं वाला जो फॉर्मेट था वो बेहतर है। बाकी तो योजना आयोग भी योजना बना रहा था, नीति आयोग भी योजना ही बनाएगा। प्रवीण जी 10 सेकंड देखिए, पहले तो हम अपने मित्र की बात को कहूंगे 2 चीजों से। पहला, विरोध का कारण क्या बताए लोग कि जो धनों का वितरण हुआ है
वो जो प्लानिंग हुई है वो किस राज्य को अधिक मिली है, किसी राज्य को कम मिली है। पहला तो मैं वो स्पष्टीकरण दूं। दूसरी ये कहूंगा कि सैम पित्रोदा जी के द्वारा बयान आप दिलाते हैं, हम नहीं दिलाते हैं। आप दूसरे जगह की बात करते हैं, हम आते हैं इनकी बात का जवाब देते हैं। हम इतर उतर नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़ के आएंगे नहीं, इस नाते कहेंगे। 2012 में सरकार किसकी थी आप ये पूछेंगे। 2012 में यूपी 1 नंबर पे, बिहार दूसरे नंबर पे, वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पे आंध्रा। उसमें महाराष्ट्र मुझे लग रहा है 12वें और 15वें स्थान पे था। इसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे जो उस समय भी था, बिहार दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, पश्चिम बंगाल सरकार नहीं है। अब सुन लीजिए, ये तो पढ़िए ना, इसीलिए कह रहा ये हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फंड्स अलोकेट किया गया अलग अलग राज्यों के लिए, जो फंड्स अलोकेट किया गया उसको बता रहे हैं। अब सुन लीजिए, इनके समय में पश्चिम बंगाल जिस स्थान पे था, वेस्ट बंगाल सेम स्थान पे है। इनके में महाराष्ट्र 13वें स्थान पे था और इस समय महाराष्ट्र 5वें स्थान पे। पहला यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां महाराष्ट्र। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको, सैम पित्रोदा की बात क्यों कहे, इसीलिए कहे कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। वो कहेगी नहीं, उनका बयान है। आज प्रवीण जी, देश के लोगों को इस जिम्मेदार चैनल के माध्यम से समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी कुर्सी के लालच में मोदी जी को गाली देते देते आज देश कहीं पे भी चला जाए, इतना झूठ बोलने के लिए तैयार हो गई, इतना झूठ बोलने के लिए तैयार हो गई है। आदरणीय प्रवीण जी, ये देश के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आप कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, आप कहते थे ईवीएम खराब है, आप कहते थे सुप्रीम कोर्ट खराब है, अब संवैधानिक संस्थाओं के सामने भी आप विरोध करने लगे। आप आइए, अपनी बात कहिए, और उसमें आप कहे होते कि हमको क्यों नहीं दिया गया। भाई, प्रधानमंत्री को तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ने आदरणीय प्रवीण जी चुना है ना, अपने मन से तो बने नहीं है। लेकिन आपके मानने न मानने से क्या होता है, उस व्यवस्था के तहत जो हालांकि योजना है, खैर ये उसके मैं अध्यक्ष कल होते भी हैं। पूछता रहा, तो शेट्टी आपको साहब बात इसका तो जवाब तो बात- दीजिए कि ये बहिष्कार वाला विरोध जो है इससे क्या मिला। बहिष्कार एक जब विरोध तक- देखिए ममता बनर्जी ने भी किया, उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन तरीका अलग था। देखिए, जब तक विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, जब तक हर नीति के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, डायरेक्ट नीतियां आप हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, जो स्टेट्स आपके अंडर नहीं है उनके लिए एक सौतेला व्यवहार करोगे, तब तक ऐसे मीटिंग्स के बहिष्कार करते जाएंगे। जो सिंह साहब ने कहा, जो उन्होंने लिस्ट पढ़ा, मैं नहीं जानता कहाँ से उनको ये लिस्ट मिला, मगर 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 मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी प्लानिंग और नीति, देखिए यहाँ पे इस देश में क्या है, अनरिटन डिक्टेटरशिप है। आप जिस 2012 में तरह किस ईडी, स्थान पे था? सीबीआई, इनकम टैक्स काम कर रही है, कल की तिवारी जी आप तो जानते हैं, कल अनिल देशमुख नाम के पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने खुलासा किया कि इन्हीं के पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी ने उनको एक चिट्ठी भेजा और कहा कि ये 4 लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाओ और एक एफिडेविट बना के दीजिए। जब उन्होंने मना कर दिया तो अगले दिन ईडी उनके पास चला जाता है और उनको अरेस्ट करते हैं और 8 महीने तक अनिल देशमुख को जेल जाना पड़ता है। उसके बाद कहां से कहां चले, ये नीति की बात कर रहा हूं, आप लोग का नीति आयोग क्या कर रहा है, आप लोगों का डिस्कशन जो है वो विषयांतर होकर पटरी से नीचे उतर जाए। लेकिन शेट्टी साहब, सिंह साहब का एक सवाल बार बार आपसे आ रहा है, मुझे लग रहा है आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। आप जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, आपको फंड अलोकेशन का बारे में पता है कि नहीं? सिंह साहब का ये कहना है कि आपको पता नहीं है कि फंड अलोकेट कितना हुआ है। अरे कल बजट में देख लिया ना हमने फंड, और बजट में महाराष्ट्र इस बार किस स्थान पे है? तो महाराष्ट्र को तो फंड मिला है 5वें नंबर। आपने बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा फंड इसलिए दिया क्योंकि वो लोग बैसाखी पे आप लोग चल रहे। अगर आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हट जाए तो आपके सरकार के पास बहुमत नहीं है। एसएन सिंह साहब ने कई मुद्दों पर राकेश शेट्टी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनकी बातों का जवाब दिया था। थोड़ा बात को आगे बढ़ाएं क्योंकि वहां पर मामला जो है कुछ जगहों पर फंस कर रह गया था, पुरानी बातों पर जा रहा था। पहले तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड नीति आयोग, योजना आयोग को लेकर क्या है? क्या आपको भी लगता है ममता बनर्जी की तरह कि योजना आयोग को फिर लाया जाना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? देखिए प्रवीण जी, नीति आयोग का जो रवैया रहा है पिछले कई वर्षों में वो पूरे देश ने देखा है। उन्होंने हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जिन राज्यों में हमारी सरकार है
आप पंजाब की बात कर लीजिए, 5500 करोड़ रुपए का रूरल डेवलपमेंट फंड रोका हुआ है, 850 करोड़ रुपए का मार्केट डेवलपमेंट फंड रोका हुआ है, 1800 रुपए का स्पेशल असिस्टेंस फंड रोका हुआ है। लगभग 8000 करोड़ रुपए जो है वो पंजाब सरकार को, केंद्र सरकार को देने हैं, लेकिन आज तक उस पे किसी भी तरह का कोई भी उनकी तरफ से पॉजिटिव आउटलुक नहीं नजर आया। दूसरा, दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में जनता 2,32,000 करोड़ रुपए का टैक्स अदा करती है, लेकिन बदले में दिल्ली को कितना पैसा दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा? केवल 350 करोड़। अब आप ही बताइए कि आखिर इस तरह की फॉर्मेलिटी करने का क्या फायदा है? आप वाकई में अगर विकसित भारत की बात करते हैं तो आपको राज्यों को भी सशक्त करना पड़ेगा ना। हमारा देश फेडरल सिस्टम को रिकॉग्नाइज करता है, हमारा संविधान कहता है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पे अगर राज्य सरकारों को किसी भी तरह की कोई आवश्यकता है तो केंद्र सरकार को तुरंत उसका ख्याल रखना चाहिए, और ये तो हमारा अधिकार है। हम उनसे कोई कर्ज थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और वो उसे देने में भी विफल है, देना नहीं चाहते, विफल नहीं है, उनकी नीयत नहीं है देने की, सच्चाई है। जी, मैं अब क्योंकि आपने अपनी बात रखी और आपने बड़े सिलसिलेवार तरीके से बिंदुओं को रखा, मेरा सवाल अब भी बरकरार है। योजना आयोग के क्या आप लोग पक्ष में हैं? ममता बनर्जी का कहना नीति आयोग हटाओ, योजना आयोग को लेकर आओ, आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष की सभी पार्टियों को इस पे चर्चा करनी चाहिए और उसके बाद कोई एक मत बनाना चाहिए। सभी विपक्ष के नेता जो हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार नहीं है उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो जरूर इस पे कोई ना कोई चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से आगे बढ़े, ताकि जो लोगों का अधिकार है और जो लोगों ने अपना मत दे के सरकार चुनी है 5 साल के लिए, उसे जो है स्टॉल ना किया जाए, गवर्नेंस को ना रोका जाए, उस पर जरूर विचार करने की जरूरत है। जी, आपने पंजाब के और दिल्ली के विषय में जो बिंदु रखे हैं वो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देखिए जब भी बजट आता है तो सरकार एक केंद्रीकृत मतलब पूरे देश के विषय में विचार करते हुए किसी बात को रखती है। क्या बिहार और आंध्र प्रदेश से आप लोगों को भी आपत्ति है सिर्फ इस बात पर कि वो सहयोगी दल हैं, या बिहार के लिए अगर बजट वैसे भी दिया जाता है तो इसमें क्या समस्या है? बिहार को जरूरत है भी विकास की। देखिए, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, सभी भारत का हिस्सा है और हम सबकी यही मंशा है कि इस देश का विकास होना चाहिए। तो जहां जहां लोगों को संसाधनों की जरूरत है, आज दिल्ली और पंजाब में संसाधनों की बहुत आवश्यकता है। हमारे हक का पैसा हमें नहीं दिया ठीक जा है, रहा। ये वाला आपका जो सवाल है ये को... अनमोल जी मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैं एसएन सिंह साहब जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। सिंह साहब, ये सवाल कई बार मेरे पैनल पर उठ चुका है कि पंजाब के साथ दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, फंड्स को लेकर आंकड़े भी रखे गए हैं और पंजाब से कोई नाराज़गी आप लोगों की है, इस तरह की बात भी सामने आती है। आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पर? प्रवीण जी, देखिए दो तरह से आपको समझाऊंगा। एक तो सामाजिक जीवन में आप देखेंगे बहुत सारे कचहरी या चौराहों पे देखेंगे एक मदारी होता है। वो मदारी को काम कुछ और करना होता है, करने कुछ और लगता है। वो मदारी भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहता है हम सांप नेवले का खेल कराएंगे। सांप नेवले के खेल के नाम पे हम भी रुक जाते हैं, आप भी रुक जाते हैं। भाई कभी जीवन में देखे नहीं है सांप नेवला लड़ता कैसे है? देखे भाई सोनिया जी और कैसे वो जेल में जाती हैं और यहाँ की शीला दीक्षित कैसे जेल में जाते हैं और बाद में वो जुआ खिलाने लगता है। आप से एक के माध्यम से हम अपने मित्र से एक चीज कहना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना कालखंड के बाद ये लोग गए थे कि दिल्ली में फंड नहीं दिया जाता, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा आप तो सर्वाधिक पैसा केवल अपने पब्लिसिटी पर खर्च करते हैं, आप तो कार्य करते नहीं है। एक बात। दूसरी बात आप देखेंगे बड़ी पारदर्शिता की बात कर रहे थे। कोरोना कालखंड में डॉक्टर के अग्रवाल की मृत्यु होती है जो एक समाज के होते हैं, और दूसरे एक इरफान की मृत्यु होती है जिसमें 1 करोड़ रुपया देने जाते हैं लोग और के अग्रवाल जी को 0 रुपया देते हैं। तो भेदभाव करने वालों को लगता है कि ऐसा भेदभाव सब करते होंगे। अब मैं इनकी बात का जवाब देता हूं प्रवीण जी। देखिए, नेशनल हाईवे पे 1,68,000 करोड़ रुपए वो पंजाब से होते हुए जो जम्मू कश्मीर हाईवे बना,
वो उसके बाद भी 1,68,000 करोड़, क्या उसमें पंजाब की सहभागिता नहीं है? नहीं, मेरा केवल कहना है, मेरा वाला गला काट दे तो भी ठीक है, मेरे वाले को 1 करोड़ रुपया, मेरे वाले को वो चाहे मस्जिद में रहे उसको दे देंगे, लेकिन मंदिर के पुजारी को नहीं देंगे। तो मेरा तेरा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन योजना के लिए दे रही है, क्या उसमें दिल्ली की भागीदारी नहीं है? यूरिया की सब्सिडी 1,19,000 करोड़, देश में पहली बार 1,19,000 करोड़। और सर्वाधिक किसान कहां पे हैं? पंजाब में। सर्वाधिक किसान पंजाब में है। क्या ये पंजाब की भागीदारी नहीं है? लेकिन मैं कह रहा हूं, विरोध करिए, पारदर्शिता से विरोध करिए ना, साफगोई से विरोध करिए। कोरोना काल खंड का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, उस समय ऑक्सीजन दिल्ली में था, लेकिन बिहार के लोगों के बिहार बॉर्डर, यूपी के लोगों को यूपी बॉर्डर, मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश बॉर्डर पे पहुंचा देना और ये कहना मेरे पास फंड नहीं है, ये झूठी बात है। आज जो बजट आया है उसमें समग्रता का बजट है, सबके लिए बजट है। उसमें महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, रोजगार के लिए और पूरे भारत के लिए। अब भारत को अलग करके विपक्षी पार्टियां इस तरह की बात करेंगी तो निश्चित तौर पे आपका जिम्मेदार चैनल है। ये आपने ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। देखिए, ये बड़े दिल की बात आपने बोली है। अनमोल जी, थोड़ा ये इसको स्पष्ट करिएगा। ये हमारा राज्य और ये इनका राज्य, ठीक है, किसी का शासन चल रहा है, वो बात समझ में आती है कि किसी, पर ये भी हम जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जनता की सेवा के ही लिए हैं ना। जनता अच्छे कामों को देखकर फिर दोबारा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इतना अच्छा रिस्पांस मिला, पंजाब के लोगों ने भी अभी हाथों हाथ लिया, तो कुछ सोच के लिया होगा, आप लोगों पर कुछ भरोसा दिखाया। फिर उसमें ये मेरा तेरा और हमारा और सौतेला व्यवहार, इस तरह की बातों से तो सचमुच में ये जो बात सिंह साहब कह रहे हैं ये मेरे मन में भी आ रही थी कि ऐसा लगता है देश ही अलग हो गया, राजनीतिक दलों, पश्चिम बंगाल अलग हो गया, जैसे दिल्ली अलग है, पंजाब अलग है। ऐसा विचार क्यों? देखिए प्रवीण जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि आखिर वो किसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। पहले वो 3 कृषि कानून लाए, 1 साल तक 750 किसानों ने शहादत दी, तब वो कानून वापस लिए गए। और यही कारण है, अपनी ये बदले की भावना की वजह से 5500 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट फंड पंजाब का रोका हुआ है। ये जवाब दें कि किसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। दूसरी चीज देखिए, अब एक मिनट सिंह साहब, एक एक करके सुन लेते, दोनों की आवाज समझ में नहीं आएगी, बात इनकी बात सुन लेते, फिर शायद सच बात सुन के ये जो है परेशान हो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आप अनमोल जी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी भी जुड़ गए। कुमार राकेश जी, आपका स्वागत है। अनमोल जी अपनी बात खत्म करें, फिर आता हूं मैं आपके पास। प्रवीण जी, 380 करोड़ रुपए सर्व शिक्षा अभियान का रोका हुआ है। भाई, आप ही का देश है, सबका देश है, आप ही का और जो राज्य रैपिड है, रेल बन रही थी उसके लिए पैसा नहीं देना था। मेरठ से दिल्ली की रैपिड रेल के लिए पैसा नहीं देना था। हाईकोर्ट फटकार लगा, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा, पंजाब और क्यों फटकार लगा कि आप जो है ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन है नहीं। उनका ये कहना है, अनमोल जी, बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि आप लोगों को जो फंड दिया जाता है उसका आप इस्तेमाल प्रचार प्रसार में ज्यादा करते हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार का जिक्र भी उन्होंने किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी फटकार लगाई थी कि मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार में खर्च किया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार में खर्च किया, उस पर जवाब नहीं देंगे ये किसानों को जब पैसा देने की बात आती है तो ये पैसा नहीं देते। अब शिक्षा की बात है, देश के बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा देश बढ़ेगा, लेकिन इसी वजह से ये दिल्ली मॉडल, एजुकेशन मॉडल से नफरत करते हैं। यही कारण है कि तो पंजाब का भी हॉस्पिटल में चुनौती देता हूँ। प्रवीण जी से पूछिए, एक हॉस्पिटल नया बनवाया हो तो प्रवीण जी, सिंगल हॉस्पिटल, सिंगल कोई स्कूल, ठीक है, तो नकार दिया। जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, प्रवीण जी वही भ्रष्टाचार में जेल में है, जो शीला दीक्षित को, सोनिया जी को जेल में डालना चाहता था। आज चरण वंदना मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों की आवाज को सुन पाऊं। कभी काम करना नहीं, कहना एक एक करके अगर आते
एक एक करके आते तो हम बात को सुन भी पाएंगे, दर्शक भी सुन पाएंगे। मैं जानता हूं कि दोनों ही आप पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखना चाहते हैं। एक एक करके कुमार राकेश जी भी सुन रहे हैं, कुमार राकेश जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। कुमार राकेश जी, आम आदमी पार्टी का और इससे पहले कांग्रेस का आरोप है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि एसएन सिंह साहब ने आंकड़ों के साथ में फंड अलोकेशन योजनाओं के आधार पर कि कैसे योजनाएं समग्रता में देश के अन्य हिस्सों में भी काम आती है, पंजाब का जिक्र करते हुए भी उन्होंने बताया। लेकिन आज ममता बनर्जी ने एक नई बहस छेड़ दी है, नीति आयोग हटाओ, योजना आयोग लाओ। अब ये पता नहीं, मैं आज जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फर्क क्या आएगा और कौन सा बड़ा। तो एक चीज समझ में आई, पंचवर्षीय योजना वाला जो फॉर्मेट था योजना आयोग का, वो पसंद आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले को अभी आप किस नजरिए से देख रहे हैं, और क्या ये विरोध के लिए विरोध है या आपको लगता है कि कुछ चीजें अब सत्ता पक्ष को सोचनी चाहिए विपक्ष के लिए? प्रवीण जी, मैं तो क्षमा चाहता हूं पहले कि मैं ट्रैफिक में ऐसा फंसा। और कोई बात नहीं, हमें जानकारी, आप बारिश में फंसे हुए हैं, फिर भी आपने समय निकाला, धन्यवाद आपका। जी जी जी। तो मैं कहीं बीच में रुक करके, हमने अब आग्रह था, और मेरा एक व्यक्तिगत भी एक ऐसा होता है कि भाई जो काम बोलो उसको करो। जी जी। मैं कुछ देर अभी दोनों को सुन पाया, और सुनने के बाद में ये कह सकता हूं कि आप पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक फैक्ट्स बोला, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं कि 700 किसानों की शहादत सहित, तो उनको मैं आदर भाव से मैं अनुरोध करूंगा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति है, टीवी चैनल बैठे हैं, वो 700 किसानों की सूची भारत सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास भिजवा दें, जो कि वास्तव में किसान आंदोलन में शहादत हुए हैं। क्योंकि उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था, मैंने ट्वीट भी किया और मैंने कांग्रेस को भी ट्वीट किया और सबको किया, आज तक जवाब नहीं आया। तो झूठ की राजनीति बंद होनी चाहिए। और जहां तक आप पार्टी की विशेषता रही है कि झूठ बोलने में यदि नोबेल पुरस्कार हो तो आप पार्टी को मिलना चाहिए। मैं उनके मुख्यमंत्री स्पेशली हैं, बाकी सभी लोग अच्छे भी हैं, आप पार्टी में बुरे भी हैं, उनके मुख्यमंत्री चूंकि सबका सेहरा वही लेते हैं। एक बात, ये फैक्चुअल बात कर रहा हूं। दूसरी बात जो है, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर करने के लिए योजना आयोग का गठन हुआ था। एक जी, मोदी सरकार के आने के बाद जो बातें कही जा रही है नीति आयोग को लेके, योजना कोई ज्यादा का फर्क नहीं हुआ है। दो, पंचवर्षीय योजना को लेके जो बात चल रही थी, वो पंचवर्षीय योजना के हर एक साल की योजनाओं पे अमल करके बात हो रही है। 3, और चौथी बात है, जो पंचवर्षीय योजना को लेके जो भी राज्यों को जो राशि दी जाती थी उसमें कहीं क्या कटौती की गई है। 4, आज जो नौटंकी की ममता बनर्जी ने कि हमारा माइक स्टॉप कर दिया गया, योजना वापस आना चाहिए, तो अभी तक वो 10 साल तक कहां थी वो और क्या कर रही थी? उनका राज्य, वेस्ट बंगाल का जो राज्य है, करीब 68,000 करोड़ के डेप्ट पे है। मतलब 2 लाख करोड़ का मतलब उनका खर्चा है, 3 लाख का मतलब देखा जाए तो करीब लाख करोड़ के आसपास पर घाटे में चल रहा है। घाटे में क्यों चल रहा है? जबकि सबसे समृद्ध राज्य रहा है, नंबर 1 राज्य रहा है ये वेस्ट बंगाल, उद्योग को लेकर के, उसमें इंफ्रा को लेकर के, वहां पे फैक्ट्रीज को लेकर के। एक जमाने में ज्योति बसु ने राज चलाया 30 साल तक, लेकिन ये ऐसी दुर्दिन बंगाल को नहीं देखना पड़ा था। उसके अलावा जहां तक केंद्र राज्यों के संबंध की बात है, सरकारी आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी कि केंद्र राज्य के संबंध को कैसे बेहतर किया जाए। उस पे कितने, इन सरकारों ने कितना अमल किया, पिछली सरकारों ने कितने। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुमार राकेश जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं लगातार इसी को देख समझ रहा हूं कि नीति आयोग का गठन ही जो हुआ था वो राज्यों के साथ बेहतर समन्वय केंद्र सरकार का हो के लिए हुआ था। अनमोल जी, यहां पर अगर आप जाकर अपनी बात रखेंगे इन मंचों पर तो बेहतर होगा। आपकी जो शिकायतें हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप जनता के बीच में, अभी जब टेलीविजन का माध्यम होता है तो आम दर्शक के बीच में हम अपनी बात को अभी आज के नीति आयोग में जो विकसित भारत एट 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट दिया गया, यदि उस पे सभी दल पूरे अपनी जो भी स्वार्थपूर्ण राजनीति को परे हट के डिस्कस करते, अच्छे विचार देते, तो उसमें किसी का क्या घट जाता। ठीक है कुमार जी, मैं यही बात बोल रहा हूं इनसे। जी अनमोल जी, चलिए अब मैं आप लोगों का मैं बोलकर अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, अनमोल जी की आवाज दी जाए। अनमोल जी बताइए आपका टेक क्या? देखिए, कुमार जी का ये कहना है कि हम 700 किसानों की सूची प्रधानमंत्री जी को दे दें। कुमार जी 700 नहीं 750 किसान थे और हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को वो सूची पहुंचा देंगे। लेकिन साथ में आप एक हमारी दरखास्त है, अगर उस पे आप अमल करवा पाए
कि पूरा देश पिछले 10 साल से जानना चाह रहा है कि 2014 में मोदी जी ने C2+50% फॉर्मूले से एमएसपी देने का वादा किया था किसानों को। आज 11 साल हो गए, क्यों नहीं दी गई? उनसे पूछ के हमें बता दीजिएगा। और दूसरा सवाल, उन्होंने कहा था 2022 तक 5 साल में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। वो आए आज 11 साल तक दुगनी नहीं हो पाई। इस दूसरे सवाल का जवाब भी आप प्रधानमंत्री जी से पूछ के हमें बता दीजिएगा। आप एक एक करके कुमार राकेश जी सुन लेते हैं। कुमार जी सुन आप इनकी बात सुन लीजिए सिलसिलेवार तरीके से। मैं कोई एंडोर्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता को अपनी बात रखने दीजिए। राकेश जी एक मिनट बात तो रखने दीजिए। गलत सही आप रेक्टिफाई कर दीजिएगा। वरिष्ठ पत्रकार है, आप रेक्टिफाई कर दीजिएगा कुछ गलत हो तो। हाँ बोलिए अनमोल जी। देखिए कुमार राकेश जी वरिष्ठ पत्रकार एक मिनट बोलने दीजिए पहले बोलने दीजिए। आप पॉइंट याद रखिएगा। जी अनमोल जी। कुमार राकेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, आज देश को संबोधन कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो ये भी बताएं कि जब लगातार प्रोटेस्ट के बाद केंद्र सरकार ने वादा किया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे कि कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें 30 सदस्य थे, आखिर उस कमेटी में 9 महीने बाद उस कमेटी का जब गठन हुआ तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा 3 राज्य जहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसमें से एक भी रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं था? कृपया करके प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमें इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। देश पिछले 4 साल से जानना चाह रहा है। चलिए तो बीजेपी प्रवक्ता बैठे, बीजेपी प्रवक्ता इसका जवाब दे तो बेहतर है। नहीं, बीजेपी प्रवक्ता तो देंगे ही नहीं जवाब। वो भी दे देंगे राकेश जी। लेकिन आपकी तरह मैं झूठ की बात नहीं करूंगा। चलो सुन लीजिए आपने राकेश सच्चाई है। ठीक है अनमोल जी सुन लीजिए। सच्चाई है अनमोल जी सुनिए। एसएन सिंह पार्टी के प्रवक्ता वो जवाब देंगे। मैं ना पार्टी का प्रवक्ता हूं ना सरकार का, लेकिन जो फैक्चुअल है चाहे जिस पक्ष का होगा मैं फैक्ट रखूंगा। राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्र की भावना को रखूंगा। देखिए आप फैक्ट दुरुस्त करिए। आपसे बड़े राष्ट्रवादी हैं हम, आपसे बड़े राष्ट्रवादी हैं सर। ठीक है, मुझे मालूम है सर कौन कितना राष्ट्रवादी है। बोलिएगा तो भी कच्चा रखूंगा। अरे ठीक है पर्सनल बातचीत कहाँ पैनल पर, रुकिए ना जी। एसएन सिंह साहब रुक जाइए। अनमोल जी। प्रवीण जी मैं जवाब देता हूँ। क्या है ना, अनमोल जी को या तो पढ़ के आना चाहिए, नहीं तो विषयांतर नहीं होना चाहिए। विषयांतर होंगे तो मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने एक भी जवाब नहीं दिया। आपसे हमने पूछे कि भेदभाव कहाँ हुआ, आप बताइए, आप ये भी नहीं पता है। अब हम पूछे कि आपने वादा किया था यमुना साहब का, पैसा क्यों नहीं दे रहे? आज राकेश जी अनमोल जी अब सुनिए, आपने कहा लोकपाल बिल हम लेकर आएंगे रामलीला। अनमोल जी देखिए, मैंने आप जब बोल रहे थे मैंने सबको चुप करवाया। आपको भी सुनना चाहिए। एसएन सिंह साहब बोलिए। देखिए मैं अनमोल जी से विनम्रता से इस बात को कह रहा हूं, जैसा राकेश जी ने कहा वो सभी लोग पूछते हैं कि वो 700 लिस्ट कहां गई। और अनमोल जी आप बताइए, आप तो प्रवक्ता है ना भाई, पूछना क्या है? आपके पास हो तो अभी दे दीजिए। जो बात आप दिल्ली में कहते हैं वो कर्नाटक में क्यों नहीं कहते हैं? चलिए हम स्वीकार रहे हैं एमएसपी की बात। 55 ऐसे चीजें हैं जिसपे एमएसपी फिक्स है, दाल पे, गेहूं पे, चावल पे, गन्ने पे, बहुत सारे चीजों पे। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है, आपके नेता ने गोद में अपने पुत्र या पुत्री को शपथ लेकर कहा कि हम 1 रुपए में यात्रा करेंगे, हम बसों में यात्रा करेंगे, हम वीआईपी कल्चर नहीं करेंगे, हम सबसे पहले सोनिया जी को जेल भेजेंगे, हम यमुना की सफाई करेंगे, हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे। ये सब कहाँ गया? कर्नाटक में हमारी सरकार है। लग गए तो मुझे लगता है कि आपको सवाल पूछने का हक है, तो उन्हीं संविधान में नीति आयोग में जाइए और कहिए आपके साथ। अब दूसरे आगे नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपका विरोध सिलेक्टिव है। उनका कहने का मतलब ये है, अभी देखिए पानी की किल्लत पर कांग्रेस ने कितना जमकर घेरा आपको। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी घेरती दिखाई दी, लेकिन आप बाकी मुद्दों पर, अगर वही कर्नाटक में मुद्दा है तो आप कांग्रेस को नहीं घेरते, ये उनका सवाल है। प्रवीण जी 10 सेकेंड देखिए, प्रवीण जी 10 सेकेंड। पश्चिम बंगाल को चौथे, पश्चिम बंगाल जहां हमारी सरकार नहीं है वहां हम कितना दे रहे हैं? ये तो पढ़ के आना चाहिए ना। 93,000 करोड़ रुपया। महाराष्ट्र में हम कितने दे रहे हैं? 78,000 करोड़ रुपया। तमिलनाडु जहां हमारी सरकार नहीं है वहां कितना दे रहे हैं? 50,000 करोड़ रुपया। और गुजरात में हमारी सरकार है वहां कितना दे रहे हैं? 43,000 करोड़ रुपया। भेदभाव करना होता तो पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़ और गुजरात को 43,000 करोड़। चूंकि आप लोग भेदभाव का कार्य करते हैं, जाति के साथ भेदभाव, धर्म के साथ भेदभाव, क्षेत्र के साथ भेदभाव, और यही भेदभाव आपको लगता है कि बजट में भी हुआ। लेकिन प्रवीण जी आपने तो पूरे दिन उस दिन दिखाया
कि किस तरह से बजट का एलोकेशन समग्रता के लिए हुआ, तो मैं कहूंगा छोटे विचार को छोड़िए। और अब भी अनमोल जी बताइए, इसमें तो पूछने नहीं जाना पड़ेगा, आपकी पार्टी ने कोई एक स्कूल बनाया, कहां बनाया? आप तो प्रवक्ता है ना, वास्तविक प्रवक्ता है ना, कहां आपने कॉलेज बनाया और यूनिवर्सिटी कहां पे बनाया? आपको तो बता के जाना पड़ेगा ना कि कौन से हॉस्पिटल छोड़े। इसमें तो प्रधानमंत्री से नहीं पूछना है, क्योंकि आपने काम नहीं किया, आपने केवल दारू बेचने का कार्य किया, शिक्षा का कार्य नहीं किया। तो मेरा यह कहना है कि प्रवीण जी अगर कुछ भी कहना है तो अब संवैधानिक दायरे में, देखिए नीति आपने आयोग कुछ में भी कुछ कहिए, गंभीर बातें कही हैं, तो संवैधानिक अब दायरे आम में आदमी लोकसभा पार्टी में भी कहिए। प्रवक्ता को बोलने का अवसर दें, उनको जवाब देने का अवसर दें। देखिए प्रवीण जी, एसएन सिंह साहब ने किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने उठाए। ना इन्होंने बताया कि कमेटी में क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कॉलेज खोले, ना इन्होंने ये हॉस्पिटल बताया खोले, कि एमएसपी का छात्रों दाम की क्यों लिस्ट नहीं दिया कहाँ, गया, यमुना ना की इन्होंने सफाई, ये कुछ बताया बताया कि कुछ नहीं। किसानों की हवा। आय दुगनी क्यों नहीं की गई, और अब बीच में बोल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप बता तो भेदभाव दो ना, नहीं मैं तो करते। पूछ रहा हूँ, आप आपने जितना अब पूछा मैं बताया। सुनिए, आपने पूछा सुनिए, बात भेदभाव हो सुनिए। रहा है, मैं सुन कहा लीजिए, कहाँ सुन भेदभाव हुआ? विचलित मत पश्चिम होइए बंगाल सुन लीजिए। सर, 93,000 विचलित करोड़ मत होइए। और गुजरात मुझे 43,000 सिंह पता है, साहब करोड़। सुन बहुत लीजिए, मुश्किल है आपके सुन लिए लेते हैं, झूठ थोड़ा सा बोलना सुन ले टीवी पे बैठ अब के। छोटा छोटा शॉर्ट सुनते हैं जरा। हाँ बोलिए अनमोल जी। देखिए देखिए, क्योंकि सिंह साहब बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये कहते हैं कि ये भेदभाव नहीं करते, तो सिंह साहब पूरा देश सुन रहा है आपको। एक काम करिए, आज टीवी पे आप ये कह दीजिए कि आप जो 8,000 करोड़ रुपए जो पंजाब की जनता का हक का पैसा है वो आप जो है रिलीज करा देंगे, और बता भी दीजिए कितने समय में करा देंगे। हम सब आपके बहुत आभारी रहेंगे। हमारा आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हम एक ही देश के लोग हैं। लेकिन अगर आप लोगों का अधिकार छीनते हैं, आप गरीबों का अधिकार छीनते हैं, आप किसानों को पैसा इस पर नहीं आप कुछ देते, कहना चाहते हैं आप सिंह शिक्षा साहब? का पैसा पंजाब नहीं का देते, 8,000 तो करोड़ आप रुपया ये बार बताइए। बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से, जब से वो चर्चा में शामिल हुए, इस बात को उन्होंने पुरजोर तरीके से रखा है। प्रवीण जी आपके पास झूठ का रिकॉर्ड हाँ है? या ना में, इनके हाँ पास या ना में बताइए, आप देंगे या नहीं? हमने उनसे पूछा, आप उनके हाँ पास या उसका ना में रिकॉर्ड सिंह नहीं है। साहब हमने बताइए, पूछा आप स्कूल पैसा कहाँ बनाया, देंगे या उसका नहीं रिकॉर्ड देंगे? नहीं है। हमने ठीक है। पूछा हॉस्पिटल कहाँ बनाया, उसका रिकॉर्ड नहीं है। हमने चलिए पूछा देखिए, यमुना कुमार कहाँ राकेश जी, भाई साहब, हमारे बीच रिकॉर्ड में अभी ये दे, पॉलिटिकल रिकॉर्ड, डिस्कशन एक रिकॉर्ड अलग दिशा में चाहिए जाएगा। आपको। कुमार राकेश जी, बात एक सुनिए। बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि आपके केंद्र और नेताओं को राज्यों के बीच में बेहतर सामंजस्य हो, कोऑर्डिनेशन हो, नीति आयोग इसलिए बनाया गया। डबल इंजन एक शब्द भी यहां पर इजाद हुआ। डबल इंजन यानी केंद्र और राज्य में दोनों में बीजेपी की सरकार हो। लेकिन जहां पर सरकारें नहीं है वहां पर अब ये कहा जा रहा है तो अपोजिट इंजन हो गया। अपोजिट इंजन तो राज्य के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। तो केंद्र का एक डबल इंजन को भी कहना और फिर बाद में ये जो अपोजिट इंजन है या फिर अपोजिशन की कहीं पर सरकार है वो उसका विरोध जताना, फिर ये तो वो विरोध जताएंगे ही जताएंगे, सौतेले व्यवहार की बात कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है प्रवीण जी। जैसा अभी आपने पूर्वोदय पर एक अच्छा कार्यक्रम किया था, पूर्वोदय में बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। बिहार आंध्र प्रदेश को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और झारखंड को लेकर चर्चा नहीं हुई। झारखंड में बीजेपी समर्थन वाली सरकार नहीं है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन उनको भी जो है फंड दिया गया। अब आरोप ये लगाया गया, इसे कहते हैं राजनीतिकरण स्टेटमेंट का, कि भाई निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में इन राज्यों का नाम नहीं लिया। कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आज शुरू से लेकर आज तक तो उन्होंने चैलेंज किया राज्यसभा में कि हम पुराने सभी कांग्रेस के वित्त मंत्री का मैं भाषण निकाल के देती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि मैंने जो 2-3 राज्यों का नाम लिया उस पर किसी ने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई 10 दिन पहले उन्होंने महाराष्ट्र का ये किया था उन्होंने। तो जी वहां भी उन्होंने ये बोला था कि महाराष्ट्र का नाम हमने नहीं लिया था, लेकिन 76,000 करोड़ महाराष्ट्र को दिया। तो ये इसको राजनीतिकरण से ये देखिए, इस पर तो आपको याद होगा हमने जब चर्चा की थी तो मैंने कहा भी था कि जानबूझ के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है स्ट्रेस करके दिया गया। और ये पहला बजट है जिसको मैं देख रहा हूं कि बजट के बाद भी हम लगातार बजट के अलग अलग एंगल्स पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। तो कई मामलों में ये बड़ा चर्चित बजट हो ही गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, जी पवार जी की बात को मैं करता हूं, जो नीति आयोग की नीति है और सरकार की नीति है, ये 8,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। उसके पहले पंजाब सरकार को कितना दिया गया, 1, और पंजाब सरकार ने कितना उसका खर्च किया केंद्र का, 2, उसका भी हिसाब पंजाब सरकार को देना चाहिए। क्योंकि केंद्र वो पैसा, कोई भी केंद्र का जो पैसा जाता है ये नीतिगत है।
वित्त मंत्रालय से, केंद्र सरकार से तभी जाता है जब उसकी यूसी बोलते हैं अंग्रेजी में, यूटिलिटी सर्टिफिकेट, उपयोगिता हाँ, प्रमाण मतलब पत्र आपने राज्य सरकार पैसे का दे देती इस्तेमाल है। या फंड वापस आ जा रहे हैं कि इस्तेमाल हो रहा है और किस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है? अनमोल जी बहुत शॉर्ट में इसका इस पर आप टिप्पणी करें। अनमोल जी फास्ट। देखिए क्योंकि सिंह साहब की तरह हमें आदत नहीं है सवालों से भागने की, तो मैं इनका जवाब दे दूं। 1947 से 2014 तक दिल्ली में 24,000 क्लासरूम हुआ करते थे। हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में 22,711 क्लासरूम खोले हैं। और आपको हम विजिट करा देंगे सर। स्कूल की बात कर रहे थे ना हम, हमारा शिक्षा का बजट जो है वो 5 गुना हो गया। और दूसरी आपने यूनिवर्सिटीज की बात की, यूनिवर्सिटीज, करमपुरा कैंपस, DTU का कैंपस। चलिए, मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक के दृश्य भी मैं आपकी इस चर्चा के दौरान दिखा रहा हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे। इसका अपडेट देंगे। सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार राकेश जी आपका धन्यवाद। अनमोल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए। 5 की पड़ताल में इतना ही। खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।